स्वागत है आपका एवन न्यूज़ इंडिया की खास पेशकश एक मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कवि डॉक्टर चैतन्य चेतन जी। आपको बता दें, चैतन्य चेतन एक ऐसा नाम है जो किसी के नाम का मोहताज नहीं है। इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि लोग इन्हें इनके नाम से ही जानते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने कामयाबी का सफ़र इनका क्या है और इन्होंने कहाँ तक तय किया। चेतन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत, नमस्कार जी। मेरा आपसे पहला सवाल है, आपने इस कामयाबी का सफ़र को कहाँ से और कब तय किया था? देखिए, मैंने साहित्य के क्षेत्र में सन 86 में कदम रखा जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, और 88 में मैं देश की एक साहित्यिक संस्था अखिल भारतीय साहित्य परिषद के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे आगरा जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहाँ से जो हमारा ये क्रम सतत चलता रहा, जो अनवरत आज भी जारी है। आपको कवि सम्मेलन का पहला मंच कब प्राप्त हुआ था और उस वक्त आपको कैसा लगा था? बड़ी दिलचस्प घटना है। पहले कवि सम्मेलन का जो आयोजन था वो मुमुक्ष आश्रम शाहजहाँपुर में था, तो मुझे भी बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यक्रम में और इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलन में तमाम लोगों के बीच में जाने को मिला। कोई अधिक कविताएं नहीं, करीब 50 के आसपास कविताएं उस समय तक हम लिख चुके थे। हमारे नगर के एक मित्र हैं निसार अहमद अंसारी साहब, जो उन्हें पता चला कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा, मुझे मिले और पूछा, कहा, बोले या तो तुम्हारे अखिल भारतीय साहित्य जो कवि सम्मेलन है उसका स्तर छोटा होता है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कैसे अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलन में भाग लेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मित्र, आज वादा करता हूँ और 1 साल के अंदर मैं आपको अखिल भारतीय मुशायरा पढ़ के दिखाऊँगा। और ऊपर वाले का करम है कि मेरी ये मुराद भी पूरी हुई, और 92 में नवाबगंज में आयोजित अखिल भारतीय मुशायरे में मैंने शिरकत की, और जिसमें लोगों की मुझे बहुत दाद मिली और लोगों ने बहुत सराहा। जी। आप किसी भी कविता को जन्म देते हैं तो उसका तरीका क्या है, किस तरह से लिखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि कविता कभी लिखी नहीं जा सकती, ना कविता ना शायरी। ये अवतरित होती है, ऊपर वाला ऊपर से उतारता है और किसी के जहन में रख देता है, और वो कापी के पन्नों पर उतर के आ जाती है। कविता के लिए मैंने देखा है कि एक बंद लिखने के लिए हमें कई कई दिन गुनगुनाते गुनगुनाते गुजर गए और वो बंद नहीं हो पाता, और कभी कभी एक एक सिटिंग में, एक एक रात में बैठ कर के हमने 3-3 गज़ल, 3-3 गीत लिखे हैं। तो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, सन 2005 में हमने एक गीत का मुखड़ा शुरू किया था विवेकानंद डिग्री कॉलेज में, और मैं आपसे साझा कर लेता हूँ कि हाँ, मैं गंगा जल नहीं हूँ, हाँ मैं गंगा जल नहीं हूँ, घोर अमावस का तिमिर हूँ, आँख का जल नहीं हूँ, हाँ मैं गंगा जल नहीं हूँ। और एक बंद इसमें मैंने लिखा था कि मेरे पीछे दौड़ते हो किस लिए नादान बन तुम, छल रहे हो क्यों स्वयं को जान कर अनजान बन तुम, मैं तुम्हारी स्वप्न दुनिया का सुनहरा कल नहीं हूँ, हाँ मैं गंगा जल नहीं हूँ, हाँ मैं गंगा जल नहीं हूँ। और ख़ास बात यह है कि ये बंद लिखने के बाद आज तक इस गीत में मैं दूसरा बंद जोड़ नहीं पाया। तो ये तात्पर्य ये था कि रचना जब लिखवाने वाला लिखवाता है तभी लिखी जाती है, इससे पहले कविता का सृजन नहीं हो सकता, बनावट कविता में नहीं आती। चेतन जी, आप कवि के साथ साथ एडवोकेट भी हैं और कई तरह की जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, ऐसे में किस तरह मैनेज करते हैं? हाँ, देखिए, सब प्रकृति को जिससे जो कराना होता है वो कराती है। मैं आपको साझा कर रहा हूँ कि कई साहित्यिक संस्थाओं का
मेरे ऊपर उत्तरदायित्व रहा। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद में भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और अभी कल ही हिंदी साहित्य भारती जो राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें करीब पूरे देश के 33 विश्वविद्यालयों के कुलपति और विभागाध्यक्ष, हिंदी विभागाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, ऐसे जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने शत्रुघ्न चरित्रम जैसे महाकाव्य की रचना की है और जो राजनीति में बहुत अच्छा दखल रखते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने उनके दिशा निर्देशन में काम कर रही है हिंदी साहित्य भारती का मुझे कल ही उत्तर प्रदेश का महामंत्री चयनित किया गया है, और जिसके अध्यक्ष के रूप में पिलखुआ स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज है, राणा वीर राणा शिविर स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिलखुआ, उसके जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर बागीश दिनकर जी, उनके लिए उसका अध्यक्ष चुना गया है। तो इस तरह से एक पूरी टीम, तो ये सब माँ वाणी की कृपा है, जो मिल जाता है अपने झोली में सहज लेते हैं। अपना प्रयास ये रहता है कि पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ ये कार्य किए जाएं। और देखो, जिस काम में आप सच्चाई से बिल्कुल लगेंगे, अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सारी प्रकृति जो है अपने आप रास्ते बनाती चली जाएगी और आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। कहते हैं कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी कामयाबी के पीछे तो मेरी पत्नी का हाथ है जी। क्योंकि पिताजी का साया तो मेरे सर से 11 वर्ष की आयु में उठ गया था, और मुझे प्रौढ़ता के स्तर तक लाने में मेरी माँ ने जो खून पसीना बहाया था, और मेरे लिए एक ऐसी पत्नी खोज करके लाके दी जिसने कदम कदम पर मेरे हर सुख दुख में साथ दिया। हमने चांदी की चम्मच लेकर के जन्म नहीं लिया। ये बात अलग है कि हमारा परिवार पुश्तैनी यहाँ का स्थानीय निवासी था और बहुत संपन्न परिवार कभी था, लेकिन हमारे जन्म के समय तक हम चांदी की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। तो तब क्योंकि पिताजी जिसके बच्चे के सिर से 11 वर्ष की अवस्था में उसके पिता का साया उठ जाए तो उसने कैसी कितनी मेहनत की होगी और कितनी समस्याओं का झेला होगा। तो ऐसी स्थिति में, और मात्र 21 वर्ष की आयु में मेरी शादी हुई। मेरी माता भी बीमार रहती थी और उन्होंने अपनी मर्जी से ही फर्रुखाबाद से मेरे लिए, मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढी और शादी की, और जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। चैतन्य जी, हमारे दर्शकों को कोई अपनी लिखी हुई कविता सुनाओ जिससे जो आपकी बहुत प्रसिद्ध हो। जी बैठे। देखिए, कविता क्या, हमारे तो हृदय के उद्गार हैं जी। और मैंने कहा कि सीधे सच्चे कलमकार हम, संस्कार हैं गांव के, ना हम यौवन के भूखे हैं, ना जुल्फों की छाँव के, हम पर असर नहीं पश्चिम की बहकी हुई बयारों का, चुनने निकले हैं हम कांटे भारत माँ के पाँव के। और ये केवल कहने वाली बात नहीं है साहब, ये केवल कहने वाली बात नहीं है, ये हृदय से निकले हुए उद्गार हैं। और मैंने कहा कि जहाँ चुनौती कठिन लगे तो मुझको वहीं अड़ा देना, जहाँ तुम्हारे पग थक जाएं आगे मुझे बढ़ा देना, और करना ना संकोच तनिक भी मातृभूमि की रक्षा के, राष्ट्र यज्ञ में सबसे पहले मेरा शीश चढ़ा देना। क्या बात। मैंने गज़लों के माध्यम से ही भी यही बात जी आगे बढ़ाई है कि, और एक हृदय की इच्छा है कि तुम्हारे दिल में रहने की, तुम्हें अपना बनाने की, मेरी कोशिश है दुख सुख में तुम्हारा साथ पाने की, मेरा मकसद अमन और चैन का माहौल देना है, मेरी ख्वाहिश नहीं है चांद तारे तोड़ लाने की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले के कवि सम्मेलन में और वर्तमान के कवि सम्मेलन में कोई अंतर आपको नजर आता है? बहुत अंतर आया है, और मैं समझता हूँ कि कवि सम्मेलन, मुशायरे कभी अदब के लिए हुआ करते थे, साहित्य की सेवा के लिए होते थे, लेकिन आज जीविकोपार्जन का लोगों ने माध्यम बनाया है। और स्थिति यह हुई है कि आज कवियों के लिए 10-10 लाख रुपए एक एक कार्यक्रम के भुगतान पारिश्रमिक के रूप में लिए किए जाते हैं। हमने जब शुरुआत की थी
मेरे गुरुवर डॉक्टर उर्मलेश शंकर जी और दादा गुरु डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी जिस समय मंचों पर हुआ करते थे, उस समय कभी किसी से तय करने की बात नहीं हुआ करती थी। लोग सम्मान के साथ बुलाते थे और सम्मान के साथ जो उन्हें उचित लगता था वो हम लोगों को प्रतिफल स्वरूप भेंट कर देते थे। लेकिन कभी भी जीवन में किसी से पारिश्रमिक तय करने की स्थिति नहीं आती थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल चेंज है। आज तो अगर कोई एक बड़ा आयोजन, सफल आयोजन कराना है तो मैं समझता हूँ कि दसियों लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है जी। और मुल्कों में कभी आपको अवसर प्रदान हुआ है? हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि नेपाल सरकार ने मुझे 15 दिन के लिए आमंत्रित किया था और वहाँ से मैं मानसरोवर और खपतड़ यात्रा पर उनके रहा। वहाँ के मुख्यमंत्री नेपाल 8 के मुख्यमंत्री जी मेरे साथ रहे अपने, और उस कार्यक्रम में मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे। जो उत्तराखंड के वित्त मंत्री भी रहे, प्रकाश पंत जी मेरे साथ रहे, और वो ऐसी यादगार थी कि उसके कुछ दिनों के बाद प्रकाश पंत जी का निधन हो गया और इसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वो समय बहुत अच्छा बीता हमारा। आप एक अच्छे कवि हैं और अच्छा कवि बनने के लिए दर्शकों को कोई संदेश देंगे? देखिए, दर्शकों के लिए तो सिर्फ इतना संदेश देना चाहते हैं हम कि अच्छा पसंद करना शुरू करें, चुटकुलेबाजी का विरोध करना शुरू करें, मंचों पर जो साहित्यिक परंपरा है उसका निर्वहन शुरू हो। और वो निर्वहन, देखिए, जनता जैसी डिमांड करती है तो जो व्यवसायिक कवि हैं वो मंच पर वही प्रस्तुत करते हैं, और जब वो मंच पर प्रस्तुत होता है तो उससे समाज का जो साहित्य का विकृत स्वरूप सामने आता है। फूहड़, मजाक, द्व्यर्थी शब्दों की कविताएं, चुटकुलेबाजी, ये कविता नहीं है। कविता तो वो है जो हृदय से निकले, दूसरे हृदय में प्रवेश कर जाए और बहुत लंबे समय तक उसकी एक एक पंक्ति व्यक्ति के मस्तिष्क पर अंकित रहे और वो उसे गुनगुनाने के लिए विवश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य जी। तो ये थे हमारे साथ कवि डॉक्टर चैतन्य जी। इन्होंने किस तरह से आपके सामने कविताएं भी रखी। इस तरह के प्रोग्राम हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। देखते रहिए खास मुलाकात, एक मुलाकात A1 न्यूज़ इंडिया के साथ। Audio Jungle.